Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Now the topic is XPO-SAT mission. It's a great news coming from ISRO on 1st Jan 2024. नए साल के आगाज के साथ इसरो ने एक नया धमाका करके दिखाया है। इसरो ने लॉन्च किया है फर्स्ट एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट टू स्टडी एक्स-रे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेस जैसे ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेटार्स। आपको यहाँ बता दूं कि ये इसरो का पहला एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट है एंड वर्ल्ड का ये दूसरा है। इससे पहले नासा ने भी भेजा था, 2021 में नासा ने ऐसा सैटेलाइट एक भेजा था जो एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट था एक्चुअली। विद दिस एक्सपोसैट वर्ल्ड का सेकंड ऐसा मिशन बन चुका है जो मीडियम एक्स-रे बैंड में एक्स-रे पोलराइजेशन को डिटेक्ट करेगा अर्थ से करीब 600 किलोमीटर की डिस्टेंस में रहकर। और इससे पहले नासा का ऐसा एक सैटेलाइट भेजा गया था जिसका नाम था एक्स-रे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर, इमेजिंग एक्स-रे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE। और ये इसरो का जो है एक्सपोसैट ये सेकंड हो चुका है। इसरो के हर मिशन के तरह इस मिशन में भी एक और बात होनी ही है, वो है इसके इकोनॉमी की। देखो, जब IXPE लॉन्च किया गया था 2021 में तो उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च आए थे। रुपए में बात कर रहा हूँ मैं, 1200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आया था, जितना मुझे याद आ रहा है तो 1200 करोड़ ही खर्च आया था। लेकिन जब इंडिया ने इसको लॉन्च किया, इसरो ने इसे लॉन्च किया, तो इसरो ने ये कारनामा करके दिखा दिया मात्र 250 करोड़ में। तो ये अपने आप में एक जो माइलस्टोन हमेशा इसरो सेट करता है कि किफ़ायत दाम में कम से कम ईंधन को खर्च करते हुए, कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए कैसे काम करना है, तो इसरो को तो इसमें महारत हासिल हो गया है। टोटल कॉस्ट नासा का कुछ भी हो, इसरो उसके 1/5 में या फिर 1/6 में काम करके दिखा देता है। नाउ अनदर फैक्ट अबाउट एक्सपोसैट। आपको पता है कि 2015 में एस्ट्रोसैट भेजा गया था और 2023 में आदित्य L1 भेजा गया था और अब ये एक्सपोसैट। आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे कोई करे कि सबसे पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी कौन सा है, तो एस्ट्रोसैट है। सेकंड कौन सा है, तो आदित्य L1 है एंड थर्ड इज एक्सपोसैट। इस मिशन को लॉन्च करने में PSLV C58 रॉकेट का यूज किया गया था। ये PSLV का 60th फ्लाइट था, 60वां फ्लाइट था ये PSLV का, और PSLV DL वेरिएंट का ये 4th फ्लाइट था। आपको पता होना चाहिए कि PSLV ने अब तक 57 सक्सेसफुल फ्लाइट्स दे चुका है और 2 फ्लाइट्स इसका केवल अनसक्सेसफुल हुआ था और 1 पार्शियल सक्सेसफुल हुआ था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो एक्सपोसैट है इसे इंडिया ने इंडिजिनसली बनाया है एंड इंटायरली बिल्ट बाय 2 बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट्स। पहला है इसरो का UR राव सैटेलाइट सेंटर एंड दूसरा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्सपोसैट का डेवलपमेंट शुरू हो गया था 2008 में और 2015 में इसरो के भीतर एक इंटरनल एग्रीमेंट भी साइन हो चुका था एंड नाउ इन 2024 वी आर गेटिंग दिस न्यूज कि इसरो ने सक्सेसफुली एक्सपोसैट को लॉन्च कर दिया है। जल्द ही हमें इसके कुछ और रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या पेलोड्स हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, ये 2 इंस्ट्रूमेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्ट एंड पॉलिक्स। तो एक्सपेक्ट क्या करेगा, तो देखो, एक्सपेक्ट विल स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेटेड बाय डिफरेंट मैटर। अब हम देखेंगे थोड़ी देर में, अभी आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली करेगा क्या। मैं आऊँगा उस पर कि ये जो ब्लैक होल्स का स्टडी है ये कैसे करेगा। ये तो पूरा डेडिकेटेड है कि ब्लैक होल्स का स्टडी अच्छे से कर पाए और फिजिक्स के जो भी कुछ मिस्ट्रीज हैं, सीक्रेट्स हैं, वो बाहर आ पाए यूनिवर्स को, स्पेस को स्टडी करने के बाद। एंड अनदर इज पॉलिक्स। पॉलिक्स का काम होगा 40 ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस को ऑब्जर्व करना। जितने भी पास के एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं, उनको ऑब्जर्व करना, और साथ ही साथ एक्सपेक्ट इसको हेल्प करेगा कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेट किए जाएंगे डिफरेंट मैटर्स के द्वारा, उसी ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज के पास उसको स्टडी करेगा एस्पेक्ट। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम अब देखने वाले हैं कि आखिर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है इसका स्टडी। तो देखो, सबसे पहले इसमें मैं लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार आपको बताता हूँ। ये एक स्टेलर नेबुला है, स्टार फॉर्मेशन से पहले का स्टेट, ठीक है। जैसे ही ये स्टेलर नेबुला ग्रेविटेशन के कारण कोलैप्स करता है तो ये एक एवरेज स्टार बनेगा या फिर मैसिव स्टार बनेगा। हमारा सन जो है वो एक एवरेज स्टार है, ओके। तो वो छोटा है, मैसिव स्टार बड़ा होता है,
एवरेज स्टार का जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगा, जैसे जैसे उसके ग्रेविटेशन के कारण उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगी, क्योंकि देखो कोई भी बॉडी है, अर्थ का भी जो अपना ग्रेविटेशन है उसके सेंटर से लग रहा है, और यही कारण है कि उसके ग्रेविटेशन के कारण आपको पता होना चाहिए कि कुछ ग्रेविटेशन के कारण और कुछ कन्वेक्शन करंट के कारण यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, आपको अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह से सन में भी ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और धीरे 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 क्या होगा, जब इसके सारे के सारे हाइड्रोजन हीलियम बन जाएंगे, तो वो हीलियम थोड़ा भारी होने के कारण इस तरह से रेड जायंट के रूप में दिखेगा। ये थोड़ा बड़ा पिक्चर बन गया है, लेकिन ये इस तरह से रेड जायंट बन जाएगा। मैसिव स्टार के भी साथ यही होगा। लेकिन जो एवरेज स्टार होता है वो फिर प्लैनेटरी नेबुला बनता है, और फिर वो वाइट ड्वार्फ बन करके खो जाता है कहीं स्पेस में। ये एक एवरेज स्टार की अपनी एक लाइफ साइकिल है। लेकिन बात करें अगर मैसिव स्टार की, तो ये पहले रेड सुपर जायंट बनेगा। फिर रेड सुपर जायंट बनने के बाद सारे के सारे पार्टिकल्स इसमें अपने ही सेंटर की तरफ कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह से भीतर की ओर कोलैप्स करते हैं, और ये इतना अधिक इंटेंस फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना इंटेंसीफाई हो जाता है, इतना इंटेंसीफाई होता है कि यहाँ पूरे प्लाज्मा ही प्लाज्मा होता है, पूरे बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मैटर बचता ही नहीं है। आप सबको पता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ठीक से अपना एक अरेंजमेंट बना लेते हैं कि न्यूक्लियस है, वहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इस तरह से एक एटम बनता है। लेकिन प्लाज्मा स्टेट इतना हाई एनर्जेटिक स्टेट होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आइसोलेट हो जाते हैं, सब अपने आप में एक क्या कहेंगे उसको, इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाते हैं। और उस समय होता है सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, और इसके बाद वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या फिर ब्लैक होल बनता है, या कभी कभी न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद वो फिर ब्लैक होल बनता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल है। लेकिन ये जो ब्लैक होल होता है ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इतनी ग्रेविटी होती है कि ये सनलाइट या किसी भी लाइट को अपने तरफ, इसके तरफ कोई भी लाइट जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। तो लौट के नहीं आएगा क्यों? क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है और वापस तक जाने नहीं देता। अब जाहिर सी बात है, आपने अगर क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो हम किसी भी बॉडी को कब देख पाते हैं? जब वो बॉडी से लाइट रे आकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ तक आ जाते हैं, तभी तो हम उस बॉडी को देख पाते हैं। अगर वो बॉडी लाइट रे को अब्जॉर्ब कर ले और रिफ्लेक्ट ही ना करे, तो हम उसको कैसे देख पाएंगे? सो दैट्स वाई हमारे आँखों से, जो नेकेड आई से हम कभी भी ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं, या वैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ लाइट को अब्जॉर्ब कर सके, वो ब्लैक होल को नहीं देख पाएगा। तो यहाँ क्या होता है, स्टडी फिर कैसे होगा ब्लैक होल का? तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो अब समझने वाली बात है यहाँ, कि जो ब्लैक होल होता है ना, वो अपने पास इतना इंटेंस ग्रेविटी मेंटेन करता है, इतना इंटेंस ग्रेविटी मेंटेन करता है कि जो भी गैसियस पार्टिकल है या कुछ भी है, वो इसके पास जब खिंच रहा होता है, अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो वो अपने आप में इतना फास्ट होता है कि उसका अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब कुछ आइसोलेट होने लगता है। और वहाँ कुछ ऐसा उसके साथ इवेंट होता है, उतना डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता अभी यहाँ पर। तो यहाँ एक्स रे एमिट होता है, ठीक है। तो इन एक्स-रे के नेचर को अगर स्टडी किया जाए, इन एक्स-रे को ठीक से अगर स्टडी किया जाए, तो पता चल सकता है कि यहाँ बीच में जो कुछ भी है, वो कितने मास का है, वो क्या खींच रहा है, आखिर वो उसका क्या-क्या और फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक हैं, इन एक्स-रे को स्टडी करके पता चल सकता है। दैट्स व्हाई एक्स-रे पोलरीमीटर इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर इसरो एंड नासा। आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत जो एक सरफेस लेवल पर करंट अफेयर्स के हिसाब से जितना चाहिए था आपको, मैंने उतना दे दिया है। शायद अब आपको बात समझ में आ गई होगी, और यही कारण है कि ये इतना बड़ा मिशन इसरो ने अभी लॉन्च किया है। साइंटिफिक गोल्स ऑफ द मिशन: स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ज्योमेट्रिक एनिसोट्रॉपीज, अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ साइट, नेचर ऑफ एक्सीलरेटर इन गैलेक्टिक कॉस्मिक एक्सरे सोर्सेस। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करना है। एक और बात बताना भूल गया मैं, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट है, तो फिर वो एक्स रे कहलाता है या इंफ्रारेड रे कहलाता है। और अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग रेडियो वेव्स कहते हैं।
तो एक्सरे पोलारीमीटर हर तरह के वेव को डिटेक्ट करता है, क्योंकि जो लाइट रे है वो तो ये ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन ये सब रे ऐसा है जिसमें कि जिसे ऑब्जर्व करना शायद ऑब्जर्व कर भी ले, लेकिन ये यहाँ एमिट हो रहा है तो इसमें टकराने से पहले एमिट हो रहा है और इसके इफेक्ट के कारण एमिट हो रहा है किसी भी पार्टिकल के द्वारा। कोई भी पार्टिकल ब्लैक होल की तरफ खिंचा रहा है और उसी समय एक्स रे या रेडियो वेव एमिट हो रहा है, उसे हमारा पोलैरिमीटर डिटेक्ट करेगा कि कहाँ एक्स रे एमिट हो रहा है, क्यों एमिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा है तो वहाँ एक फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। ये फोर्स का क्वांटिटी हमें बताता है जब कोई सन या फिर पहले तो सन की बात कर लो, सन किसी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है तो इसी फार्मूला से अट्रैक्ट करता है। अर्थ अगर मून को अट्रैक्ट करता है तो इसी फार्मूला से अट्रैक्ट करता है। इस फार्मूला में m1 क्या है, सन का मास है, m2 क्या है, अर्थ का मास है। अगर इस सिचुएशन की बात करो तो यहाँ m1 अर्थ मान लेंगे तो m2 सन हो जाएगा, सॉरी m2 मून हो जाएगा। तो उस तरह से यहाँ अगर एक का मास पता है तो दूसरे का मास पता चल जाता है। तो उसी बेसिस पर यहाँ जो हमारा एक्स रे पोलारीमीटर है, इस एक्स रे को डिटेक्ट कर ब्लैक होल का भी मास तक डिसाइड कर सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आई थिंक मैंने आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया है और आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इन सारे नए फैक्ट्स को स्टडी करना। यही तो मेरा गोल है, टू स्टडी एंड कन्फर्म अबाउट प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे इज आइदर फ्रॉम पोलर कैप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार और आउटर कैप ऑफ पल्सर मैग्नेटोस्फेयर। तो देखो वही बात है कि यहाँ जो भी एक्स रे प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो न्यूट्रॉन स्टार के कैप से प्रोड्यूस हो रहा है या फिर मैग्नेटोस्फेयर से प्रोड्यूस हो रहा है, उन सब को भी स्टडी करना इसका एक पर्पज़ है। क्योंकि ब्लैक होल बनने से पहले कोई भी स्टार क्या होता है, एक न्यूट्रॉन स्टार होता है या फिर मैग्नेटो स्टार होता है, तो उसको भी स्टडी करना इस एक्स रे पोलरीमीटर का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।